गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं जो कि है ट्री सिटी स्टेटस। तो हमारे जो सिटी है तेलंगाना की हैदराबाद जो है उसको जो है ट्री सिटी का स्टेटस मिला है बाय होम, बाय आबर डे फाउंडेशन एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जो है ट्री सिटी का स्टेटस दिया है। इंडिया में से हैदराबाद ही है जो इस चीज़ के लिए, इस स्टेटस के लिए एक तरह से नॉमिनेट हुई है। बिसाइड्स हैदराबाद टोटल 120 ऐसी सिटीज़ हैं 23 कंट्रीज़ में से जो कि ट्री सिटी स्टेटस के लिए क्वालिफाई हुई हैं। ठीक है, तो अब ऐसा इन्होंने क्या किया है, क्यों हैदराबाद जो है वो नॉमिनेट हुआ इंडिया में से और बाकी सिटीज़ नहीं हुई हैं, तो देखते हैं कि ऐसा हैदराबाद ने क्या किया है। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो ग्रो कर रहा है और मेंटेन कर रहा है अपनी अर्बन फॉरेस्ट्री को। ठीक है, तो मतलब जो अर्बन एरियाज़ में उनके जो ट्री हैं उसका जो ग्रोथ कवर, जो उसके कवर है, ट्री कवर है जो, उसकी ग्रोथ हो रही है और उसको अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, अब कैसे मेंटेन किया जा रहा है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला था। तो वो प्रोग्राम का नाम है तेलंगाना हरित हारम प्रोग्राम, और जो है अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स प्लान किए हैं उन्होंने इसी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है हैदराबाद में जो है अर्बन फॉरेस्ट्री, जो सोशल फॉरेस्ट्री भी जिसको हम कहेंगे, वो बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है। तो उसी वजह से वहाँ पर जो है ट्री जो है उसकी कंजर्वेशन हो पा रही है, अच्छी तरह से ग्रोथ हो पा रही है और वो सिटी जो है प्रिजर्व करके रख रही है अपनी फॉरेस्ट्री को। उसी वजह से जो है ये स्टेटस उनको आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये ट्री सिटी स्टेटस इंडिया में हैदराबाद को दिया है। तो क्या 5 मैट्रिक्स थे, ये मैट्रिक्स जो है इनके ऊपर खरी उतरी है जो हैदराबाद सिटी है। एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स एंड ऑल दैट, दीज 5 स्टेटस जो थे इनमें जो है उनको एक तरह से पैरामीटर्स को सबको उन्होंने क्वालिफाई किया है हैदराबाद ने, इसीलिए जो हैदराबाद है उनको ये स्टेटस मिला है। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में से कौन सी सिटी है जिसको ट्री सिटी का स्टेटस मिला है, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि हैदराबाद है वो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इसमें स्कीम मेंशन्ड है। ठीक है, जो ये हमारी तेलंगाना की जो हरित हारम प्रोग्राम है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि ये है क्या प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तेलंगाना कू हरित हारम, अभी कू ही है, की नहीं है। ठीक है, याद रखना, तेलंगाना कू हरित हारम प्रोग्राम है और इसमें उन्होंने गोल रखा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने कि जो 24% ट्री कवर है स्टेट में, उसको वो बढ़ा के 33% जो है वो कवर करना चाहते हैं पूरे जो है जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट में। ठीक है, उसके लिए उन्होंने 2 जो है थ्रस्ट एरियाज डिसाइड किए हैं। पहला तो कि नोटिफाइड फॉरेस्ट में हम जो है ट्री कवर कैसे बढ़ाएं, दूसरा उन्होंने बोला कि आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरियाज जो हैं उसमें हम ट्री कवर कैसे बढ़ाएं। मतलब पहला तो कि फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री कवर है उसको कैसे बढ़ाया जाए और फॉरेस्ट के बाहर जो ट्री कवर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो दोनों को के लिए उन्होंने जो है इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो जो सबसे पहला है कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो है ट्री कवर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है वो जो अप्रोच है उसको उन्होंने फॉलो किया है। तो क्या क्या है वो अप्रोच, कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिजुविनेट करना, उनको दोबारा से रिवाइव करना, रिसस्टिकेट करना, कि कैसे हम जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। फिर स्मगलिंग, जो स्मगलिंग होती है, वुड की स्मगलिंग होती है, वुड आपको पता है कि काट दिए जाते हैं पेड़, उसके लिए फिर जो है ट्री की जो है कुछ जो स्पीशीज़ खासकर जिनका मेडिसिनल यूज़ हो सकता है, या फिर जो इन जनरल भी स्मगलिंग होती है ना, आपको पता है कि जो ट्रीज़ की या हमारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो स्मगलिंग होती है, तो उसको कैसे रोका जाए, फिर एंक्रोचमेंट से कैसे रोका जाए, फायर से कैसे रोका जाए, एक्सेसिव ग्रेजिंग जो होती है, और फिर उसको कैसे रोका जाए, सॉइल कंजर्वेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स लेने की भी बात की है इसी स्कीम के अंदर। ठीक है, अब जो है दूसरा मतलब कौन सा है हमारा, जो कि फॉरेस्ट के बाहर कैसे हम ट्री कवर को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है कि बहुत मैसिव लेवल पर वो प्लांटिंग एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने प्लान की हैं कि हम जो फॉरेस्ट के बाहर जो है हम बहुत ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, बहुत ही हाई लेवल पे, मैसिव लेवल पर। कौन कौन से एरियाज़ में, जैसे रोड साइड एवेन्यूज़, मतलब रोड्स के साइड पे हम पेड़ लगाएंगे, फिर रिवर और कनाल बैंक के आसपास लगाएंगे। बैरन हिल जो है, जो अब बंजर हो चुके हैं, वहाँ पर भी जो है फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। टैंक बंड्स और फोर शोर एरियाज, इंस्टीट्यूशनल प्रीमिसेस, जितने भी मतलब जगह पे पॉसिबल है वहाँ पर जो है वो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक स्कीम थी जिसकी वजह से जो है जो हैदराबाद है
वो एक तरह से रिवाइव कर गया है और वो अपनी जो है फॉरेस्ट्री को का जो टारगेट है उसको अचीव करने में एक तरह से सफल हुआ है। तो उसी की ही बेसिस पे ट्री सिटी स्टेटस उनको मिल गया है। ठीक है, तो ये हिंदू में आई थी न्यूज़, तो इसको आप याद रखना, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। प्रीलिम्स में ऐसे ही जो ऑफ बीट से टॉपिक होते हैं, जो छोटे से एक कई बार हिंदू में आया होता है एक न्यूज़ आइटम, कई बार हम उसको मिस कर देते हैं और ये यूपीएससी जो है वो उसमें से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ठीक है, तो ये याद रखना, ये ट्री सिटी स्टेटस हैदराबाद। और ये स्कीम भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये स्कीम इंपॉर्टेंट होगी, न्यूज़ में आ गई, तो ये स्कीम को भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो अभी हमने 1-2 दिन पहले, अभी आपको मैंने पढ़ाया भी था कि अडॉप्शन के जो केसेस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज़्यादा पावर्स दी हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अमेंडमेंट करके यूनियन कैबिनेट ने, है ना। तो उसी को हम देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है क्या, थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पर देख लेते हैं। तो ये एक्ट जो है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट जो 2000 का था उसको रिप्लेस करके बनाया गया था ये एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, अब इसमें क्यों बनाया गया था, क्यों इसको रिप्लेस किया गया था। अब आपको याद होएगा 2012 का जो हमारा जो दिल्ली वाला गैंग रेप था, उसमें एक जो अक्यूज था वो जुवेनाइल था। ठीक है, अब जुवेनाइल क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीनेज होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, टीनेज एडोलेसेंट जो एज में जो हैं जो बच्चे हैं, उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। तो वो एडल्ट तो उनको हम नहीं मान सकते क्योंकि वो 18 साल के नहीं हुए हैं। तो जो 16 से 18 साल के जो लोग हैं, जो टीनेज वाले लोग हैं, उनको हम जुवेनाइल कहते हैं खासकर। ठीक है, तो अब लेकिन जो उसने क्राइम किया है वो तो एक एडल्ट, मतलब हेनस क्राइम है ना वो, तो उसको में हम उसको सिर्फ इसलिए थोड़ी छोड़ सकते हैं कि वो जुवेनाइल है, वो एडल्ट नहीं है, तो उसको हम एडल्ट जो हमारे लॉज होते हैं जनरली, जो रेप के लॉ है उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि 18 साल से ऊपर का ही कोई पर्सन जो है वही ऐसे क्राइम कर सकता है। बट इन दिस केस द पर्सन अक्यूज वॉज लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए अमेंडमेंट किया गया कि आगे ऐसी गलती ना हो कि 16 से 18 साल के बीच का अगर कोई पर्सन ऐसा हेनस क्राइम करेगा तो वो सिर्फ इसलिए बच जाए क्योंकि उसको जुवेनाइल जस्टिस जो है उसमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि 16 से 18 साल का जो जुवेनाइल है, अगर उसने हेनस क्राइम किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है डिसाइड करेगा ये कि क्या उसको जो प्रोटेक्शन है एज अ माइनर या फिर जो चाइल्ड की जो प्रोटेक्शन मिली हुई है एज की वजह से, वो उसको मिलनी चाहिए या फिर उसको एक एडल्ट समझ के ही उस केस में आगे प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब उसके अंदर एक और प्रोविजन भी है इसी एक्ट के अंदर। ठीक है, वो है अडॉप्शन से रिलेटेड, कि जो अडॉप्शन है, जो अब समझ लो कि कोई विक्टिम लगा लो 16 से 18 साल की एज में, या फिर एक चाइल्ड का जो है अगर है, तो अगर वो विक्टिम है, कोई समझ लो कोई दंगे हो गए या समझ लो सेक्सुअल हरासमेंट का ही कोई विक्टिम है, तो उसकी अगर अडॉप्शन करनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला हो गया है, वो पहले से ही डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, तो उसकी अडॉप्शन कैसे की जाए उसको भी जो है इसने ही, इसी एक्ट ने ही डिफाइन किया था, उसके लिए प्रोसीजर्स भी इसी एक्ट ने बताए थे। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना रिसेंटली कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स डिसाइड करते थे, अब ये एक्ट जो हमारी अमेंडमेंट जो यूनियन कैबिनेट ने भी रिसेंटली जो है अप्रूव किया है, उसके अंदर यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि जो क्योंकि सिविल कोर्ट्स में बहुत टाइम लग रहा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको एम्पावर करना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो अब ये जो अडॉप्शन के इसमें प्रोसीजर्स थे, ये वाला जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसने जो हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट और जो गार्डियंस ऑफ द वार्ड एक्ट जो है, इन दोनों के जो प्रोसीजर्स थे जो अडॉप्शन के, जो हिंदूज़ के लिए ये वाला एक्ट था और जो मुस्लिम्स के लिए था ये वाला एक्ट, गार्डियंस ऑफ द वार्ड एक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को एक तरह से चेंज करके जो है, इन दोनों को कंबाइन करके जो जुवेनाइल के लिए अडॉप्शन के जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन किया था। ठीक है, तो अब लेकिन जो है ये लॉ रिप्लेस नहीं हुए हैं। ठीक है, ये लॉ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो है अगर वो जुवेनाइल है वो पर्सन, तो उसके केसेस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं अडॉप्शन के, वो लग जाते हैं। ठीक है, अब क्यों किया है गवर्नमेंट ने, क्यों चेंजेस लेके आई है अमेंडमेंट में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि बहुत से जो अब एक और आपको एक और इसके अंदर फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने पहले क्या होता है, जैसे हम अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जो अगर पर्सन जो 16 से 18 साल का है लेकिन अगर उसने कुछ हेनस क्राइम किया है तो उसको हम एडल्ट की तरह ट्राई करेंगे, उसको हम जो है लॉज के ऊपर हम एडल्ट वाले लगाएंगे। तो ये हेनस जो क्राइम्स कौन से होते हैं उसको कैसे डिफाइन किया था इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने कहा था कि हेनस क्राइम वो होते हैं जिसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स तक की हो, ठीक है। अब मैक्सिमम पनिशमेंट तो बता दी, लेकिन मिनिमम तो बताई ही नहीं, ठीक है। अब मैक्सिमम पनिशमेंट जो बता रखी है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हेनस क्राइम की, वो है 7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो है मिनिमम जो है उन्होंने वो नहीं बताई हुई थी हेनस क्राइम में, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के बाद उन्होंने जो हेनस क्राइम है उसकी जो है डेफिनेशन को और क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही जो है वो 7 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। अब और इसमें उन्होंने एक सीरियस क्राइम्स का भी एक उन्होंने जो है डेफिनेशन दे दी है और एक कैटेगरी डाल दिया एक तरह से बेसिकली। पहले सिर्फ हेनस क्राइम की बात करते थे, वो सीरियस क्राइम्स की भी उन्होंने एक डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर क्लियर कर दी है, ठीक है। अब ये देखो, द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम शुड नॉट ओनली हैव अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 ईयर्स और मोर बट अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। तो हेनस क्राइम की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि सिर्फ जो मिनिमम सेंटेंस है वो भी 7 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो भी 7 या 7 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेनस क्राइम की अब डेफिनेशन दे दी है। पहले क्या था, एम्बिग्यूटी थी, कुछ पता नहीं था कि मिनिमम जो है वो कितनी सज़ा होनी चाहिए क्राइम की फॉर दैट क्राइम टू बी क्वालिफाइड एज अ हेनस क्राइम, ठीक है। अब उसकी उन्होंने डेफिनेशन दे दी है। फिर अब ये क्यों किया गया है, अब सीरियस क्राइम भी उन्होंने एक तरह से डेफिनेशन डाल दी है। सीरियस क्राइम की डेफिनेशन जो है एक तरह से सीरियस क्राइम की जो है कैटेगरी डालने का क्या मतलब है, क्यों डाला उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिस यूज़ ना हो इस क्राइम का और कोई जेन्युइन जो जुवेनाइल है उसको जो है हाइनस क्राइम की कैटेगरी में ना डाल दिया जाए और उसको जो है उसके ऊपर एडल्ट की तरह एक तरह से जो है लॉ की कार्रवाई ना हो। इसीलिए उन्होंने एक तरह से एक सॉफ्ट भी एक जो टर्म है, एक कैटेगरी है, सीरियस क्राइम भी डाल दिया है, जिससे कि जो कुछ जो हमारे कैटेगरी ऑफ जो जुवेनाइल्स हैं उनको बचाया जा सके फ्रॉम बीइंग चार्ज्ड अंडर हिनस क्राइम कैटेगरी, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि जितना जो हमारा एडल्ट जस्टिस सिस्टम है उससे हम जितना हो सके चिल्ड्रन को उससे बचाएं, क्योंकि उसके बाद तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है फॉर एनी चाइल्ड, ठीक है। तो खासकर जो सेक्शुअल ऑफेंसेस और वायलेंट सेक्शुअल क्राइम्स हैं उसी को ही हम हिनस क्राइम की कैटेगरी में रखें, बाकी जो क्राइम है उनको हम सीरियस क्राइम्स की कैटेगरी में डाल दें, ठीक है। अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एम्पावर करने की बात क्यों आई है, क्यों कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने देखा कि एक NCPCR की रिपोर्ट आई 2018-19 की, उसमें देखा गया कि 7,000 जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से 1.5% जो है वो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके प्रोविजंस को कंफर्म नहीं कर रहे। 29% ऐसे हैं जिसमें मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं जिन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, जो कि अच्छे से जो है चाइल्ड केयर को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर NCPCR की रिपोर्ट ही कह रही है कि 100% जो जितने भी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई ना कोई प्रोविजन जो है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उसको वायलेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, जिसके अंदर समझ लो जो हमारे डिस्ट्रेस्ड चिल्ड्रन हैं, जो कि जिनको अडॉप्शन जिनकी नहीं हुई है तो उनको वहाँ पर रखा जाता है, तो वो गवर्नमेंट रन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एडिड भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, इवन फॉरेन फंडिंग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ और जो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स उनके अंदर आते हैं, लेकिन ये देखा गया इस NCPCR की रिपोर्ट में कि ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर कोई खास जो है ओवरसाइट और मॉनिटरिंग हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं हो पा रही है, अब ये भी इसके भी रीज़न है, क्योंकि मल्टीट्यूड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स हैं जो ओवरसाइट करने वाले हैं। स्टेट्स भी कर रही हैं, सेंटर भी कर रहा है और बहुत डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट्स के वो भी कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि इनके ऊपर ओवरसाइट जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। अब ये सारी ओवरसाइट जो है एक पर्सन को दे दी गई है, एक इंस्टीट्यूशन को दे दी गई है बेसिकली, जो कि है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो बिना सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नहीं खुलेगा। कोई भी लाइसेंसिंग में जो है अब ढील नहीं दी जाएगी, आफ्टर अ वेरी थॉरो प्रोसेस जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोल पाएंगे, ठीक है। अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका भी बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता वही लोग जो हैं वो कभी किसी चाइल्ड अब्यूज़ में इन्वॉल्व ना हो, तो
आप सोचो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो ही चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ में अगर इन्वॉल्व होंगे तो हम चिल्ड्रन की जो है सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर पाएंगे। उस बैकग्राउंड चेक की भी जो है पावर जो है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस ही किया है इसको, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ही अब जो है अडॉप्शंस को भी सैंक्शन करेगा। और जो हमारा सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत टाइम लग जाता था अडॉप्शन के प्रोसीजर्स को, उसको बाईपास करने के लिए ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जा रही है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि पहले जो कि लेंथी प्रोसेस होता था, तो देर वर अलॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और बहुत एक तरह से स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होता था, बहुत स्लो चलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते थे। अब एक ही पर्सन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की विजडम के ऊपर ही हमने अगर ये अडॉप्शन के प्रोसीजर को कर दिया है तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, और ये एक तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इस मूव का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं उनको उनकी जयंती पे ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ आर इंडियन हिस्ट्री, तो इसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि एक जब 17th सेंचुरी की शुरुआत में एक न्यू वॉरियर क्लास मराठास का एक तरह से राइज हुआ, और खासकर भोसले फैमिली ऑफ पूना डिस्ट्रिक्ट जो थी उनको मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवांटेज मिली बाय अहमदनगर किंगडम, ठीक है। शिवाजी जो थे वो इसी फैमिली में शाहजी भोसले और जीजाबाई जी जो थे उनके सन थे, और जो दादाजी कोंडा देव थे उन्होंने इनको शिवाजी को एक्सपर्ट सोल्जर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाने में ट्रेनिंग दी, ठीक है। फिर जो हमारे शिवाजी हैं उनके ऊपर गुरु रामदास जो थे उनका भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी कुछ लाइफ में। अब आपने ये वाली तो बहुत सुनी होगी, इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोंडाना फोर्ट, जो तानाजी मालुसरे वाली मूवी आपने देखी होगी। तो ये एक इवेंट उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ तोराना, ये आपने सब हिस्ट्री में अगर पढ़ा ही हुआ होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको पढ़ोगे। ये बेसिकली मैंने आपको सिर्फ समराइज करके आपको बता दिया है कि आप इसको रिवाइज करने के लिए एक तरह से देख सकते हो, ठीक है। फिर कोरोनेशन ऑफ शिवाजी 1674 में कोरोनेशन हुआ इनका। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया हैदाव धर्मोधर का, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, और हिंदवी स्वराज्य एक स्टेट बनाई इन्होंने, तो उसके ये एक तरह से हेड बन गए। फिर अलायंस किया उन्होंने कुतुबशाही रूलर जो गोलकोंडा के थे उन, ये पूरा हिस्ट्री का ही एक आपको, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा मराठा एम्पायर एक ही वीडियो में समझा दूं, वो भी करंट अफेयर्स में। सो जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें कौन क्या होता था, जैसे मजूमदार अकाउंटेंट था, सेनापति जो है वो मराठा चीफ जो होते थे खासकर, फिर पेशवास जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। अभी अष्टप्रधान एक तरह से उनकी कैबिनेट, मतलब 8 मिनिस्टर्स होते थे जैसे, उनको हम अष्टप्रधान कहते थे। ये बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी जब आप मराठा जो है हिस्ट्री पढ़ोगे एक तरह से, ठीक है। तो ये आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज देयर वॉज दैट वी वर सेलिब्रेटिंग हिज जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जो कि है क्वाड। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के जो क्वाड है उसकी मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो अब इसके अंदर बातें क्या हुई हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने एक चीज़ पर खास फोकस रखा है, वो है म्यांमार, ठीक है। तो अब उनकी स्टेटमेंट, यूएस की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमने डिस्कस किया है कि हाउ कैन वी अपहोल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। इंडिया की स्टेटमेंट जो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे ईएएम हैं उन्होंने कहा है कि आर पॉजिटिव एजेंडा अंडरलाइंस आर शेयर्ड कमिटमेंट। अब किस चीज़ के बारे में वो बोल रहे हैं कि कोविड-19 के बारे में ज़्यादा बात हुई है, और इंडो पैसिफिक मतलब जो हमारा ये पूरा रीजन है एशिया का, जिसमें हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम हमने एक तरह ये यूफेमिस्टिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक के लिए ही की सिक्योरिटी के लिए ही बेसिकली जो है क्वाड बना, ये आपको पता ही है, ठीक है। फिर जो है म्यांमार से रिलेटेड क्या बात हुई है,
अब ये देखो इसके अंदर, ठीक है, कि यूएस जो है उनकी स्टेटमेंट में म्यांमार टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ की जा रही, वो उसको बर्मा ही कहते हैं, ठीक है। ये आपको हमने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि यूएस जो है वो इसको बर्मा ही कहता है, क्योंकि यूएस को लगता है कि जो म्यांमार टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड है म्यांमार, वो मिलिट्री का दिया हुआ नाम है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, जो बर्मा कहती होती थी कंट्री को, इसीलिए वो जान के सिग्नल करता है यूएस कि हम बर्मा ही मानते हैं इसको, हम म्यांमार नहीं मानते, हम मिलिट्री का जो रूल है उसको नहीं मानते, ठीक है। तो उन्होंने इसमें स्टेटमेंट में भी बर्मा ही यूज़ किया है, सिर्फ यूएस ही रह गया है ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड में जो अभी भी म्यांमार को बर्मा ही कहता है, ठीक है। वेस्ट में भी इवन खासकर जो है सारी कंट्रीज अब धीरे 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 म्यांमार कहना शुरू कर दिया उन्होंने, बट यूएस इज स्टिल एडमेंट दैट इट विल कॉल म्यांमार एज बर्मा, ठीक है। इंडिया ने म्यांमार के कंटेक्स्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है कि वी विश टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, मतलब इंडिया ये चाह रहा है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहोल्ड किया जाए और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट स्टेटमेंट है। हमने म्यांमार को डायरेक्टली कुछ अक्यूज़ नहीं किया, हमने उनकी मिलिट्री के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, ना हमने उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसको हमने एक तरह से डिस्क्रेडिट भी नहीं किया। तो ये बहुत हमने स्मार्ट प्ले किया है म्यांमार के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब क्वाड देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्वाड क्या है आपको पता है, 4 कंट्रीज़ हैं हमारी, जो है यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे पहली मीटिंग इनकी कब हुई? 2007 में मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल। वहाँ पर एशियन रीजनल फोरम में जो पीएम जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर, उनकी जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो थे वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट से मिले उस टाइम पर। तो सबसे पहली जो क्वाड्रिलेटरल समिट, जो क्वाड समिट थी, वो 2007 में हुई एक तरह से, ठीक है। और 2007 के बाद मालाबार एक्सरसाइज हुई जिसमें सिंगापुर ने भी पार्टिसिपेट किया अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कंट्रीज, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई थी। तब चाइना ने सारे जितने भी ये हमारी 4 कंट्रीज़ के और जो सिंगापुर जो थे उनके जो एम्बेसडर्स थे उन सबको डीमार्के इशू किए थे, कि एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इशू किया था कि हमको ऐसा लग रहा है कि दिस एक्सरसाइज वाज एम्ड एट अस। सो उन्होंने एक तरह से कहा कि उनको ऐसा लगा कि ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है और ये जो ये एक्सरसाइज है उन्होंने उसको एक तरह से डाउटफुल नज़र से देखा, ठीक है। फिर 2012 में जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे जापान के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, और उन्होंने कहा कि हम 4 कंट्रीज़ को इकट्ठे आना पड़ेगा टू सिक्योर पीस, स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द पैसिफिक एरिया और इंडियन ओशन। तो उन्होंने उस टाइम पर जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कहा कि ये दोनों इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ईच अदर हैं, कि हम इनको पैसिफिक ओशन को हम सेपरेट नज़र से नहीं देख सकते। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ हमको इन दोनों को कंबाइन नज़र से देखना पड़ेगा कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो दोनों जो है वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ईच अदर हैं। दोनों की सिक्योरिटी जो है अगर हमको इंश्योर करनी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी एक अलग इशू है और पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी एक अलग इशू है। इट इज़ नॉट दिस वे। हमको इन दोनों की सिक्योरिटी को इकट्ठे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से सिग्नलिंग की है उन्होंने कि हमको इंडो पैसिफिक टर्म को अपनाना ज़रूरी है। इन दोनों की ही अमेलगमेशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की जो अमेलगमेशन है उसी को ही हम इंडो पैसिफिक अब कहते हैं, ठीक है। फिर 2017 में जो है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड को एक तरह से कॉन्क्रीट फॉर्म में लॉन्च किया और जो है इंडो पैसिफिक जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें सबसे बड़ा सिग्नल क्या था कि यूएस ने अपनी जो पैसिफिक फ्लीट थी उसका जो उनकी एक तरह से कमांड थी, पैसिफिक कमांड, उसका नाम उन्होंने चेंज करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल चाइना को तभी चला गया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्वाड जो है वो अब बन चुका है और ये अब आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। सो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, इस पर आप MCQs कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम ऑन मंडे with new topics. Until then, goodbye and take care.